सब लोग। मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड में बहुत सी भर्तियों की लगातार भर्तियां आ चुकी हैं और इन्हीं भर्तियों के उसमें आपको देखने को मिला होगा कि लोअर पीसीएस के भी आपके पेपर खुल चुके हैं। तो लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम आ चुके हैं तो हमें उसके लिए क्या करना है, हमेशा तैयार रहना है। कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, डेट कभी भी आ सकती है। रीज़न क्या है? क्योंकि अभी चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले कहीं ना कहीं आपका ये भर्ती कराई जाएगी। ठीक है, तो लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा ये भर्तियां दे दी गई हैं और जो इसके विज्ञापन की तिथि थी 9 अगस्त को आपकी ये भर्ती की डेट दे रखी है और जो इसकी आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो कब है? 29 अगस्त रात 12 बजे तक। पहले ऐसा होता था कि जो आवेदन शुल्क है वो कुछ टाइम बाद हम जमा कर सकते हैं, लेकिन इस बार जो इसकी डेट है वो भी आपकी क्या दे रखी है? 29 अगस्त ही दे रखी है। मैं ज़्यादा डीप तो इस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन आपको मैं कुछ चीज़ें जो खास हैं, जो एक बेरोजगार या एक युवक जो नौकरी की तलाश में है वो ढूंढता है, जैसे फीस स्ट्रक्चर हो गया, सीट्स हो गई, कितनी सीट्स हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसमें सीधी सी बातें लिख रखी हैं। ये बहुत एक 50 पन्नों का है। मैं इसकी पीडीएफ हो सकेगा तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और बाकी लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं कि आपका क्वालिफाई कैसे होगा और आपकी जो एज है वो कैसे मानी जाएगी। जैसे अगर दो व्यक्तियों के समान नंबर आ गए हैं तो उस टाइम पर किसको प्राथमिकता दी जाएगी, वो बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप उनको देखिएगा। फिलहाल हम इसमें एक पॉइंट और लिख रखा है, देखिए आपको दिख रहा होगा कि फर्जी प्रमाण पत्रों वाले के लिए लिख रखा है। ठीक है, तो ध्यान रखें कि आपके पास कोई ऐसा प्रमाण पत्र ना हो जो आपने फर्जी बनवाया हो या कहीं के थ्रू बनवाया हो। ठीक है, अगर ऐसा मिल जाता है तो आपको कितने 5 वर्षों के लिए डिबार्ड कर दिया जाएगा। ऐसा ही अभी कुछ टाइम पहले, तकरीबन 1-1.5 साल पहले एक केस आया था, तो उसमें शायद केमिस्ट्री का कोई था जिसका ऐसा फर्जी प्रमाण पत्र मिल गए थे। ठीक है, तो वो चीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं रिक्तियों की संख्या, अगर इसमें हम बात करते हैं कि कितने हमारे पास इस टाइम पे भर्तियां आई हैं, तो लोअर पीसीएस में जो हमें भर्तियां देखने को मिलेंगी वो 190 भर्तियां देखने को मिलेंगी। आयोग ने साफ साफ लिख रखा है कि रिक्तियों की संख्या बढ़ाई या घटाई भी जा सकती है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि ये पोस्टें बढ़ जाएं और हो सकता है कि घट जाएं। देखिए, घटने के चांसेस कम होते हैं और बढ़ने के ज़्यादा रहते हैं, तो बिल्कुल तैयारी पे इसके साथ में रहना है। जो इसमें भर्तियां आई हैं वो आपको मिलेगी राजस्व विभाग में देखने को। नायब तहसीलदार की भर्ती है जिसमें 35 आपकी कुल पद हैं। जो सामान्य के लिए आपको 22 पद देखने को मिलेंगे तकरीबन, और अनुसूचित जाति के लिए 6 और अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 है। ठीक है, तो बहुत सी आपका ये है। इसके अलावा अगर राजस्व विभाग के अलावा हम देखते हैं तो गृह विभाग में हमें देखने को मिलेगा डिप्टी जेलर का। ठीक है, उप कारापाल का आपको ये पोस्ट भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा सप्लाई इंस्पेक्टर की खाद्य पूर्ति विभाग में आपको देखने को मिलेगी सप्लाई इंस्पेक्टर की पोस्ट। 28 पोस्टें हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो यहाँ पर भी अच्छा खासा स्कोप है, देख लीजिएगा सप्लाई इंस्पेक्टर का। जब आप भरेंगे तो थोड़ा सा उस टाइम पर देखिएगा तैयारी किस हिसाब से है। ठीक है, तो तैयारी को बिल्कुल ऊपर रखना है। देखिए, ये पीडीएफ है एक, इसको मैं भी एक पढ़ के ही आपको बताऊंगा। तो मेन हमारा काम क्या है, जो हमारे नोट्स हैं, जो हमारा सिलेबस है, वो सिलेबस पहले पूरा कवर हो, तब हम इन चीज़ों के लिए क्या रहेंगे, हमेशा तैयार रहेंगे। अब हमने पोस्ट देख ली, पोस्ट देख के भर तो दिया है, लेकिन हमारा सिलेबस ही पूरा नहीं है, हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे नहीं। ठीक है, तो पढ़ना ज़रूर है, बिना पढ़े नहीं। बिना पढ़े मंजिल मिलना बड़ा टफ हो जाएगा। ठीक है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, दिन रात एक करने पड़ेंगे। जो दिन भर रात भर पढ़ते रहते हैं, 12-12 13-13 घंटे पढ़ रहे हैं, 14-14 घंटे, और बहुत देर तक पढ़ते हैं, तो उनके हिसाब से थोड़ा सा देखना पड़ेगा आप लोगों को भी। ठीक है, तो मेहनत ज़्यादा करनी है। ठीक है, पोस्टें तो ये मैं पूरी पीडीएफ पढ़ के बता दूंगा आपको, आप समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। नहीं भी आएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, कोई वो नहीं है। इसके अलावा विपणन निरीक्षक की, मार्केटिंग इंस्पेक्टर की आपकी जो पोस्ट आ रखी है वो 50 पोस्ट आ रखी हैं, और जनरल के लिए 26 पोस्टें हैं। बाकी अदर्स के लिए 10, 2, 8 और 4 आपकी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। श्रम विभाग में आ रखा है लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, श्रम प्रवर्तन अधिकारी की पोस्ट आ रखी है, 9 पोस्टें हैं। आबकारी विभाग में देखिए एक्साइज डिपार्टमेंट में जो पोस्ट है वो आपकी 10 आ रखी है, तो आपका एक निरीक्षक की पोस्ट आ रखी है। ठीक है,
पंचायती विभाग में आ रखी है। कर निरीक्षक की पोस्ट 2 पोस्ट आ रखी है। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग में आ रखी है। तो इसमें भी पोस्ट आपको देखने की मिलेंगी। देखिए एक ही उसके अंदर आपको तकरीबन 3 से 4 पोस्ट आपको देखने को मिल रही हैं। तो 2 पोस्ट आपके ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के लिए है। गन्ना विकास निरीक्षक के लिए 23 पोस्ट हैं। खंड सारी निरीक्षक के लिए आपकी 4 पोस्टें हैं। ये एक ही विभाग के अंदर इतनी पोस्टें हमें आ रखी हैं। तो पोस्टें तो अच्छी खासी हैं, तो तैयारी भी हमें उसके हिसाब से अच्छी खासी करनी पड़ेगी। अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या इसके लिए आपका योग्यता होनी चाहिए, तो उसमें हम बात करते हैं। देखिए नायब तहसीलदार के कुल पदों की संख्या जो 35 है, उसमें आपका जो पद है वो आपके समूह गौ अराजपत्रित और अंशदायी पेंशन युक्त आपका ये होगा। अगर इसका वेतनमान का देखते हैं तो वेतनमान कितना मिलेगा, 44,900 से 1,42,400। लेवल 7 की आपकी क्या है, ये पोस्ट है, लेवल 7 की पोस्ट होगी। और अगर मैं बोलता हूँ इसकी शैक्षिक अर्हता कितनी है, मतलब क्या चीज़ होनी ज़रूरी है जिसके बिना आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, मतलब ये चीज़ होगी तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, नहीं तो नहीं भर पाएंगे। तो वो क्या है, भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से आपका स्नातक। तो भैया इसमें स्नातक होना बहुत जरूरी है, डिप्लोमा नहीं चलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं कि जब रेयर केस होता है कभी ऐसा कि आपके 2 व्यक्ति हैं जिनके पास सारी की सारी चीज़ें सेम है, नाम, नंबर, एज, सारी की सारी चीज़ों का फैक्टर सेम आता है, तो उस टाइम पर हमें क्या देखी जाती है, अधिमानी अर्हता देखी जाती है कि क्या वो आपका प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि की सेवा हो या राष्ट्रीय क्रेडिट कोड में बी प्रमाण पत्र मिला हो। उस टाइम पर छांटे जाते हैं ये चीज़ें, ठीक है। वैसे ये इसका बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन जब होता है तो लास्ट में जो 1-2 नंबर वाला खेल होता है तो उस टाइम पर लोग करते हैं, तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं उप कार्यपाल के लिए, तो 27 पोस्टें हैं, मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। और जो इसका लेवल ग्रेड है वो आपका लेवल 6 में आएगा। वेतन की बात करते हैं तो 35,400 से 1,12,400 इसका वेतन है। इसके लिए भी जो आपकी शैक्षिक अर्हता है वो क्या है, आपकी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। तो तकरीबन सभी पोस्टों के लिए आपका क्या है, स्नातक की उपाधि। लेकिन इसके साथ साथ इसमें क्या है, देवनागरी लिपि से हिंदी का ज्ञान होना जरूरी है। तो आपको भैया देवनागरी लिपि से हिंदी का कार्यकारी ज्ञान, आपको एक कुछ हो ना हो एक लेटर लिखना तो ज़रूर आना चाहिए, एक पत्र, जो एक पत्र का वो होता है तो उसको भी आपको लिखना आना चाहिए। इसके अलावा इसकी अधिमानी अर्हता क्या है, बी और सी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। और प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक की आपकी उसने जॉब कर रखी हो। इसके अलावा जो इसमें दे रखा है वो आपका क्या देखा है, पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सामान्य पिछड़ी अनुसूचित जनजाति की ऊंचाई के लिए कितना है, 165 सेंटीमीटर है। और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए आपका कितना है, 160 सेंटीमीटर की आपकी ऊंचाई को ये ऊंचाई दे रखी है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के लिए 157.5 सेंटीमीटर आपका ये एक हाइट का भी फैक्टर इसमें दे रखा है। हाइट के अलावा अगर हम बात करते हैं सीने की माप या छाती की माप 78.8 सेंटीमीटर तथा जो 5 सेंटीमीटर फुलाने के पश्चात वाला होता है वो वाला फैक्टर यहाँ पर भी काम करेगा ही करेगा। तो आपको उसके लिए भी तैयार होना है, तो फिजिकली भी फिट रहना है, ठीक है। मेंटली तो आपको प्रिपेयर होना ही होना है, उसके साथ साथ क्या है, फिजिकली फिट रहना ही रहना है। आइज़ जो दे रखी है वो 6x6 की होनी चाहिए। पुरुष के लिए ये थी, तो महिलाओं के लिए भी आपको कुछ ऐसा ही दे रखा है। सबसे पहले तो देखिए महिलाएं, लड़कियां अधिकतर जो बाहर हो जाती हैं वो कहाँ पर हो जाती हैं, अपने वेट पे। तो वेट का विशेष ध्यान रखना है, 45 किलो वर्ग में तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो देखिए मेहनत करते हैं और वहाँ पर वेट कम हो जाता है तो बड़ा बुरा लगता है, ठीक है। तो पहले वेट पे ध्यान देना है, उसके साथ पढ़ाई भी करनी है, ठीक है। और जो आपका फैक्टर देख रखा है ऊंचाई का वो आपका 152 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति के लिए 147 सेंटीमीटर। लड़कियों के लिए अच्छा खासा इसमें मौका है, तो बिल्कुल प्रिपेयर रहिए इसके लिए, ठीक है। मैं ज़्यादा तो नहीं, बिल्कुल प्रिपेयर रहिए। इसके अलावा क्या है, जो पोस्टें हैं पूर्ति निरीक्षक की है, 28 पर दे रखी हैं। जो लेवल है वो आपका क्या है, लेवल 6 का है। और जो सैलरी का पैकेज इसमें दे रखा है वो 35,400 से 1,12,400 तक का आपका दे रखा है। इसके लिए भी रूल वही है, आपका क्या स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा देवनागरी लिपि में हिंदी का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। अधिमानी अर्हता में क्या है, आपका बी और सी सर्टिफिकेट में से कुछ भी ना हो, कुछ होना चाहिए। इसके अलावा 2 वर्ष की अवधि तक आपका किसी भी प्रादेशिक सेना में आपका
कार्य किया हो। फिर जो पोस्ट है विपणन निरीक्षक की, उसकी पोस्टों में 50 पद आपको दे रखे हैं। और फिर लेवल 6 की ये है ये, और रूल सारे के सारे वही रहेंगे, समकक्ष हो आपका या आपका स्नातक हो, और 2 वर्ष की और आपका प्रादेशिक सेना में कार्य का अनुभव हो, या फिर बी और सी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी, कुल पदों की संख्या कितनी दे रखी है? 9 दे रखी है। और वेतन का लेवल भी आपका कितना दे रखा है? 35,400 से 1,12,400 तक का दे रखा है। स्नातक इसमें भी मांग रखा है। और आपका क्या है, 2 साल की प्रादेशिक सेना और बी और सी सर्टिफिकेट। आबकारी विभाग में भी तकरीबन यही देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ बदल गई है, यहाँ पर वेतन बदल गया है, ठीक है, लेवल बदल गया, लेवल 7 की पोस्ट आ गई है। तो 44,900 से 1,42,000 तक का आपका इसका वेतन का वो दे रखा है। और इसकी जो शैक्षिक अर्हता है वो भी आपकी स्नातक ही दे रखी है, ठीक है। तो नॉर्मली स्नातक तो होना ही होना है। इसके अलावा देखिए इसमें आबकारी में थोड़ा सा आपका फिजिकल का भी दे रखा है। तो फिजिकल क्या होना चाहिए? सामान्य जाति के लिए आपके पुरुष अभ्यर्थियों की जो आपकी हाइट होनी चाहिए 167 से 167.60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए 160 और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 162.60, मतलब जिसका हिल सर्टिफिकेट होगा। महिलाओं के लिए भी यही कुछ रूल हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर और पहाड़ी क्षेत्र की महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर का आपका हाइट होनी चाहिए। दूसरा है आपका जो सीने की माप है वो आपका जो रहा जाएगा वो आपका 78 सेंटीमीटर आपका तकरीबन रहता है। और फुलाने के पश्चात 5 सेंटीमीटर का तकरीबन इसमें फ़र्क रहता है, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर का फ़र्क आना ही चाहिए, अभी से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी अच्छे खासे बंदे क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो हमें इस पर भी फोकस करना है, मतलब फिजिकली फिट रहना ही रहना है। वेट के लिए अगर बात करेंगे, मैं आपको फिर बात कर रहा हूँ कि वेट में महिलाओं को ध्यान रखना है कि 45 किलो वर्ग होना ही चाहिए, 45 किलो का होना ही है, 45 किलोग्राम का बिल्कुल। इसके साथ पढ़ाई करनी है, ठीक है, क्योंकि ये एक फैक्टर जो दे रखा है वो विशेष दे रखा है। जैसे ब्लड डोनेशन करने आते हैं तो उसमें भी आपका क्या है 45 वेट होना ही चाहिए, तो उसका ध्यान रखें बिल्कुल। इसके बाद जो पोस्ट है वो आपकी किसकी है? कर विभाग में है, 2 पोस्टें आ रखी हैं और लेवल 6 का है। और इसमें कुछ ज़्यादा शैक्षिक अर्हता के बारे में तो कुछ ऐसा है नहीं कि आपका सीधे सी बात है स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, और कोई फिजिकल की बात इसमें नहीं है। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, ये देखिए ये बहुत है उधम सिंह नगर क्षेत्र के लोगों के लिए। तो ये सोच लीजिए घर के पास की पोस्ट है अगर तैयारी करते हैं तो, ठीक है। लेवल 6 की वेतनमान है, 2 पद हैं लेकिन, ठीक है। और अगर हम इसके अंदर बात करते हैं तो ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक की पोस्ट है। सबसे पहले किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक, इसका मतलब एग्रीकल्चर होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर कुछ लोग मात खा जाएंगे जो तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन उनके पास ये चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, एग्रीकल्चर से होना ज़रूरी है। एग्रीकल्चर से एजी से, तो पन्नगर एजी वाले जिन्होंने पन्नगर से एग्रीकल्चर से कर रखा है वो उनके लिए भी थोड़ा बहुत आपका यहाँ पर मौका बन सकता है, ठीक है। इसमें ऐसे भी लिख रखा है, ऐसे विद्यार्थी को जो कृषि विभाग विज्ञान से स्नातकोत्तर की उपाधि रखता हो या अन्य बातों में समान होने के समूह पर एक सामान्य और समूह 2 सामान्य के पदों में सीधी भर्ती के मामले में ध्यान दिया जाएगा। मतलब अगर ऐसा होता है तो उनको भी, जिन्होंने स्नातकोत्तर कर रखा है, माना कुछ होते हैं जो आपका नॉर्मल तो ग्रेजुएशन होता है लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन आपका एग्रीकल्चर से करते हैं, तो उनके लिए भी आपके क्या है यहाँ पर फ़ायदा मिल सकता है। इसके बाद है गन्ना विकास निरीक्षक में 23 पद हैं, तो उसमें भी आपका कृषि ही मांग रखा है। तो बहुत से लोग इसमें बाहर होने वाले हैं जिनका कृषि नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना कृषि के लिए है तो मेनली आपका क्या है कृषि पर ध्यान रखना है। लेवल 5 की जॉब होगी आपकी है तकरीबन 29,200 से 92,300 तक का आपका इसका जो सैलरी का पैकेज है वो दे रखा है। और जो सारे रूल हैं वो इससे पहले वाली पोस्ट जो आपकी थी ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक उसकी तरह ही रहेगी, ठीक है। और अधिमान्य अर्हता आप देख लीजिएगा, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद आती है जो लास्ट पोस्ट है वो आपकी खंड सारी निरीक्षक की, 4 पद की पोस्ट है। और जो वेतनमान है 29,200 से लेवल 5 की जो पोस्ट है 92,300 तक का आपका ये है।
इसमें क्या है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होनी चाहिए और देवनागरी लिपि से हिंदी का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अधिकतर पोस्टों में देवनागरी लिपि से हिंदी का ज्ञान होना है, तो भैया आपको थोड़ा बहुत ज्ञान तो होना चाहिए। दूसरा, स्नातक ग्रेजुएशन के बिना कुछ भी नहीं है। तीसरी चीज़ जो अब लड़के इसमें देखते हैं कि कौन सा हमारे वर्क के लिए है, कौन सा नहीं है, तो कृषि के लिए तो साफ अलग बना दिया है, तो उसमें आपका कृषि होना ज़रूरी है। उसके अलावा सभी पोस्टें जो आपका ग्रेजुएट हैं वो इस पर भर सकते हैं। अब आती है एज फैक्टर की, जो देखते हैं आगे। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम बाद उत्तराखंड में आ रखी है पोस्ट, तो बहुत से लोग होंगे जो इसमें एज फैक्टर की वजह से बाहर हो गए होंगे, और बहुत से ऐसे होंगे जो तकरीबन इसके आसपास होंगे। तो मौका बन सकता है, देख लीजिएगा कि इसका जो एज फैक्टर है, एज के लिए जो आयु की दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 21 वर्ष से 42 वर्ष। अब जो नई तैयारी में हैं, जो अभी 18, 19, 20 साल के हैं, जो तैयारी में लग चुके हैं, तो उनके लिए अभी तो नहीं है, आने वाले टाइम पर अच्छा खासा मौका लग जाएगा। तो 21 वर्ष से अधिक और 42 वर्ष तक की आपकी क्या है, इसकी आयु निर्धारित की गई है। अगर हम बात करते हैं तो 26 जुलाई 2021 द्वारा जो आपका पूरा दे रखा है, इसमें आयु सीमा में कितने वर्ष की, 1 वर्ष की आपकी क्या कर दी गई है, छूट प्रदान की गई है। ठीक है, ये शायद ये फैक्टर आपका कोरोना वाला फैक्टर रहा होगा, क्योंकि पोस्ट नहीं आ पाई थी इस वजह से। ठीक है, तो जो पोस्ट है वो क्या है, 42 वर्ष आपकी निर्धारित जो पहले की थी, लेकिन अब जो कर दी गई है वो क्या है, 1 जुलाई 2021 को अभ्यर्थी की न्यूनतम जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। मतलब भैया 1 जुलाई से आपकी देखी जाएगी 2021 को आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 43। तो जो मैं फैक्ट बोल रहा था कि कुछ लोग हो सकता है इसमें बाहर हो गए हो, तो उनके लिए मौका अच्छा है। उनके लिए कितनी, 1 वर्ष की अवधि क्या हो गई है, बढ़ा दी गई है। तो 43 वर्ष तक, पहले कितना है, 42 वर्ष तक होती है नॉर्मली आपका, इनकी 42 वर्ष तक होती है, तो लेकिन अब इसे कितना कर दिया गया है, 43 वर्ष कर दिया गया है। ये अगर हम इसके अलावा भी देखते हैं, तो जो विद्यार्थी है, जो अभ्यर्थी है, जो आपका फॉर्म भर रहा है, उसकी आयु 1 जुलाई 2000 के पश्चात की होनी चाहिए। मतलब अगर वो 30 जून 2000 का है तो वो नहीं भर सकता। 1 जुलाई 2000 के पश्चात का आपका होना चाहिए, और तथा 2 जुलाई 1978 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये वाला फैक्ट आपके काम आ सकता है। जो आयु की सीमा है, तो इसको देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो आयु है वो 1 जुलाई 2000 के पश्चात का तथा 2 जुलाई 1978 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख रखा है, इसको पढ़ लीजिएगा आप, प्लीज़ एक बार ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा ये छोटे मोटे से पॉइंट हैं कि इंटरमीडिएट होना चाहिए, तो ज़्यादा हमारे ख़ास काम का ये है नहीं। अब आते हैं हम, जो बात होती है फ़ीस की। तो फ़ीस की बात ये ऐसी है कि अनारक्षित जनरल कैटेगरी के लिए जो फ़ीस है वो 150 रुपये है, और 26.55 रुपये आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी, जो आपके टैक्सेस लगेंगे, और तो टोटल फ़ीस हो जाएगी 176। EWS के लिए भी सेम आपकी फ़ीस रहेगी, 176 रहेगी, उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी आपकी फ़ीस क्या रहेगी, सेम रहेगी, 176.55 रुपीज़। इसके अलावा SC और ST के लिए जो है फ़ीस वो आपकी थोड़ी सी कम रहेगी, तो वो कितनी रहेगी, 86.55 दोनों के लिए आपकी क्या रहेगी, फ़ीस रहेगी। अगर हम बात करते हैं पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए, तो उनके लिए भी आपकी जो फ़ीस है वो कितनी है, 176 रुपये ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति है, अगर उनके लिए अगर फॉर्म की फ़ीस रखते हैं, तो उनके लिए इनकी फॉर्म की फ़ीस कितनी है, 26.55 है। और इसके अलावा उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निर्वासित अनाथ बच्चे, ये पॉइंट ध्यान से पढ़िएगा, निर्वाचित अनाथ बच्चों के लिए इनके लिए कोई भी फीस नहीं है, लेकिन उन्हें आपको ना कोई सर्टिफिकेट देना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके यहाँ पर फीस से रिलेटेड हो गया। पोस्ट से रिलेटेड मैं आपसे बात कर चुका हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके सेंटर की, कि कहाँ कहाँ पर ये सेंटर है, तो इसके जो सेंटर रहेंगे वो आपके तकरीबन 17 सेंटर रहेंगे, जिसमें आपका हल्द्वानी, जो कोड के हिसाब से आपको फिल करना पड़ेगा, हल्द्वानी का कोड 1 रहेगा, हरिद्वार का 2 रहेगा, रुड़की का 3, देहरादून, ऋषिकेश, सबके अपने अलग अलग कोड हैं, तो इसमें ध्यान रख लीजिए।
सिंहनगर का जो कोड है वो आपका कितना रहेगा, 9 रहेगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, इसको भरते टाइम, कोड को भरते टाइम आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। जहाँ को आपका परीक्षा केंद्र चाहिए, जहाँ पर चाहिए वहाँ के लिए आपको ये फॉर्म, ये कोड देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पेपर के सिलेबस की, देखिए मैं पेपर के सिलेबस में बहुत डीप नहीं घुसना चाहता, मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ है क्या। देखो पेपर आपका दो भागों में होगी, सबको पता है कि जो भी आपका लोअर पीसीएस पीसीएस के दो भागों में होती है। पहले भाग में क्या आएगा, सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण। ठीक है, जीएस और अगर मैं बात कर देता हूँ रीजनिंग, ये पॉइंट आपके इसमें आएंगे। ठीक है, मैथ रीजनिंग के पॉइंट इसमें थोड़े बहुत आपको देखने को मिलेंगे। ये आपकी ऑब्जेक्टिव होगी। इसके बाद होगा मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा एक आपकी लिखित होगी और दूसरा आपका क्या होगा, साक्षात्कार होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार। तो पहला ऑब्जेक्टिव होगा जिसको निकालना आपको कंपलसरी है, तभी दूसरे में जाएंगे, सीधी सी बात है। अब सिलेबस क्या आएगा, दुनिया भर के चीज़ें हैं, सिलेबस क्या आना है, सिलेबस क्या आना है। अब देखिए अगर कोई तैयारी में है तो उसे पता है कि सामान्य अध्ययन में क्या आना है, सामान्य बुद्धि परीक्षण में क्या आना है। जो तैयारी में नहीं है तो कहीं ना कहीं वो हल्के में ले रहे हैं। ठीक है, तो वो आपने क्या, आप इस सिलेबस को यहाँ से देख सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन बिना तैयारी के, हाँ एक्सपीरियंस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन बिना तैयारी के तो बिल्कुल भी नहीं सोचना होगा। ठीक है, मेहनत करनी ज़रूरी है। तो सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण आपका यह है जो आपका 150 अंकों का होगा। समय सीमा होगी 2 घंटे की और प्रश्नों की संख्या होगी कितनी, 150। मतलब हर प्रश्न आपका 1 नंबर का आपका ये होगा। और इसके बाद आपकी क्या है, मेरिट बनेगी। जब इसमें मेरिट, अच्छा इसके बाद जब सिलेक्शन हो जाएगा मुख्य परीक्षा का तो मेरिट का निर्धारण होगा। उस टाइम पर प्रारंभिक समय के पेपर नहीं, नंबर नहीं जोड़े जाते, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, इसके नंबर नहीं जोड़े जाते हैं। इसके बाद होगा मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में देखिए सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन में पूरा का पूरा आपको सब कुछ लेके चलना पड़ेगा, जीएस जीके जितना कुछ है, इतिहास भूगोल पॉलिटी सब कुछ पढ़ना तो है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है, 2 पेपर होंगे, प्रश्न निबंध और आलेखन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए सामान्य अध्ययन में तो तकरीबन लोग खींच जाते हैं, लेकिन निबंध और आलेखन में नहीं खींच पाते। तो इसमें देखिए पॉइंट भी लिखा है, निबंध और आलेखन के प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना जरूरी है। तो 35 नंबर तो लेके आने हैं और यही खींचने बड़े टप पड़ जाते हैं भाई। तो देख लीजिएगा, इसमें बड़ा गेम बन सकता है सबके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। फिर हम थोड़ा सा और अगर आगे की ओर जाते हैं तो इसमें साक्षात्कार हैं। साक्षात्कार के अंक जो हैं वो आपके कितने, 50 अंकों का आपका क्या होना है, साक्षात्कार होना है। मतलब आपका जो इंटरव्यू बोल सकते हैं, फेसिंग इंटरव्यू बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो आपका कितने का होना है, 50 अंकों का होना है। ठीक है, तो 50 नंबर उसके हैं। इसका मतलब टोटल जो अंक हैं वो आपके सेकंड पेपर में आपके 35% अंक वो आपके किसके रहेंगे, निबंध आलेखन के, बाकी आपके सामान्य अध्ययन के रहेंगे। निबंध आलेखन के प्रश्न कितने आएंगे, अगर किसी के दिमाग में यह है तो यहाँ साफ लिख रखा है, निबंध आलेखन के 5 है और सामान्य अध्ययन के 20 प्रश्न हैं, वो आएंगे ही आएंगे। मैंने इसके बाद निबंध आलेखन में जो आपके पास टॉपिक हैं वो भी मैंने दे रखे हैं। देखिए 50 साहित्य और संस्कृति ये आएंगे, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र, उत्तराखंड का सामाजिक क्षेत्र बहुत डीप पढ़ लीजिएगा इसको, विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत टाइम से आपका फेमस चल रहा है इसके अंदर के टॉपिक। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, तो इसके लिए आप बुक्स ले सकते हैं, बहुत सी अच्छी अच्छी बुक्स आती हैं, दृष्टि आईएएस की है और आपका ध्येय की है, अच्छी बुक आती हैं जिसमें आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में बताया गया, तो आप उन्हें ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि इसमें इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, क्योंकि आप उत्तराखंड का पेपर है और उत्तराखंड में ये चीज़ें क्या हैं, आ सकती हैं, इनके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद हिंदी सारांश लेखन लगभग 300 अंकों का लिखना है। उचित शीर्षक के 5 अंक हैं, मूल गद्यांश का सारांश के 30 अंक हैं, 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या के आपके कितने अंक हैं, 15 अंक हैं। तो टोटल आपके कितने, 50 अंकों का खेल यहाँ पर बनेगा। हिंदी आलेखन, शासकीय और अशासकीय पत्र आपके जो लिखने हैं उसके 50 अंक हैं। हिंदी गद्यांश और अंग्रेजी का अनुवाद इसके कितने अंक हैं, 25 हैं।
अंग्रेजी का अध्यांश का हिंदी अनुवाद, इसके भी आपके 25 अंक है। इसके बाद आपका क्या है, पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू के कितने अंक हैं, 50 अंक हैं। अब बोलेंगे सर सामान्य अध्ययन का सिलेबस क्या है, तो सामान्य अध्ययन के लिए देखिए, एक साइड से पढ़िए और पढ़ते जाइए जब तक आपको नहीं लगता आप तैयारी ऐसी है कि भैया अब कुछ कर सकते हैं, तो तब तक पढ़ते रहिए। ठीक है, कोई सिलेबस नहीं, कुछ नहीं। देखिए जब पेपर में बैठेंगे तो उस टाइम पर नहीं होता, उस टाइम पर माइंड में नहीं आता ये क्या पढ़ा था। तो एक लाइन से पढ़ना ज़रूरी है, एक लाइन से शुरू कीजिए और अंत तक पूरा पढ़ते जाइए। एक बार रिवाइज करने के लिए लास्ट में थोड़ा बहुत रखिएगा भी। इसके बाद बात करते हैं अंकों का निर्धारण। देखिए जब आप प्री देंगे तो प्री के बाद जो आपके अंकों का निर्धारण किया जाएगा उसमें कुछ इस प्रकार से रहा गया। प्री में अगर 40% अंक है तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई हैं। यह है जनरल के लिए और उसके साथ जो आपकी उप कैटेगरी हैं। ठीक है, इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग और संबंधित श्रेणियों के लिए 35%, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 35%, और आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए आपका कितना 35% अंक लाने ज़रूरी हैं। मतलब 100 150, अगर 100 नंबर का पेपर है तो 100 नंबर का 35% अंक लाना ज़रूरी है। और पेपर आपको पता है कि 150 का है तो 150 का 35%। आराम से हिसाब लगा के इसको करते रहना। ठीक है, आराम से हिसाब लगाना, इसका निकाल लेना कि इतने नंबर तो लाने ही है, पढ़ना है ही। उसके बाद निर्धारित जो आपके क्या लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद जो अंक होंगे उसमें भी जो आपका परसेंटेज है वो आपके कितना 45%, 40%, 35% और 45% का आपका ये रेशियो रहेगा ही। ठीक है, तो इतनी सी चीज़ें हैं इसमें, इतनी सी चीज़ों के बारे में बात है। देखिए पोस्ट अच्छी खासी हैं, ध्यान दीजिएगा। हमें मेन फोकस क्या करना है, पोस्ट में और दूसरा तैयारी में। सिलेबस के बारे में उतना नहीं सोचना है। सिलेबस देखिए, सिलेबस यूकेएसएससी की साइड से आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव ये था कि कम से कम एटलीस्ट पता हो कि क्या क्या पोस्टें आपके पास आ रखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको लेवल 7, लेवल 6 और लेवल 5 की पोस्टें हमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगी। तो आज मैं इतना ही रखता हूँ वीडियो में थोड़ा सा। अब इसके बाद अगली वीडियो की तैयारी भी होगी और तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, तो अगर आपको कुछ और नोट्स चाहिए होंगे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने और लिंक्स दे रखे हैं, आप वहाँ से इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं वीडियोस को और देख भी सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।